हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर एक बार फिर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। डाइजेशन सिस्टम के बाद हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम अभी चल रहा है। देन इसमें हमने कल देख लिया था कि श्वसन तंत्र क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन तंत्र के टाइप कितने होते हैं वो भी हमने देख लिया था, उसके प्रकार, ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र में हमने क्या देख लिया था, आंतरिक श्वसन को देख लिया था। फिर मानव का जो श्वसन तंत्र है ये क्या होता है, तो यह महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है तथा ग्लूकोज टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है श्वसन तंत्र की परिभाषा, सभी का श्वसन तंत्र कि गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है और हमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है एक बार में। ठीक है, ये आ गया, ये तो हो गया हमारा श्वसन। फिर इसके महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं, हम मनुष्य का श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, यानी कि ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से अंग आ रहे हैं। तो सबसे पहला अंग होता है हमारा नाक, सॉरी, सबसे पहले हमारा नाक होता है। दूसरा हमारा स्वर यंत्र होता है, ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र होता है। ध्वनि यंत्र के बाद तीसरा क्या होता है हमारा, विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के बाद ये रहा हमारी नाक, ये पहला अंग हो गया। फिर यहाँ पर ये गले में कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र, यहाँ पर मिलता है हमारा ट्रेकिया, ये रहा हमारा ट्रेकिया। इसके बाद ये हो गए हमारे लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़े। इन फेफड़ों में एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। ठीक है, तो ट्रेकिया हो गया यानी कि विंड पाइप, वायु मार्ग, वायु मार्ग। वायु मार्ग के बाद आते हैं हमारे फेफड़े। दो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में, एक दायां और एक बायां। फेफड़े, फेफड़े के बाद एक स्ट्रक्चर मिलता है, ये रहा हमारा मेन स्ट्रक्चर, डायफ्राम। ये अपनी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करता है ताकि हमें, हमारे जो फेफड़े होते हैं ये ऊपर नीचे होते रहे, हमारे गैसों का आदान प्रदान होता रहे फेफड़ों में से। फेफड़े, इसी फेफड़ों में एक स्ट्रक्चर मिलता है जो हमारे, जिनकी वजह से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ग्लूकोज का दहन होता है, ऊर्जा मिलती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलती है। किनकी वजह से, एल्वोलाई की वजह से। किनकी वजह से मिलता है ये, एल्वोलाई की वजह से, एल्वोलाई की वजह से। कल हमने नाक के बारे में देख लिया था कि नाक में कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, नाक में दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, दो संरचनाएं मिलती है। पहले तो हो गई बाल, वो क्या करती है, वायु को छानने का कार्य करती है ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाए, हमारे शरीर में शुद्ध वायु जाए। दूसरा होती है श्लेष्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, श्लेष्मा मेम्ब्रेन तापमान का नियमन करती है, जिसकी वजह से ठंड के मौसम में हमें हमारे शरीर के तापमान की ही वायु हमारे शरीर में जाए और गर्मी के मौसम में भी अत्यधिक गर्म वायु हमारे शरीर में न प्रवेश करे। इसलिए श्लेष्मा जो होती है वो तापमान का नियमन करती है। ये हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि ध्वनि यंत्र यानी कि ट्रेकिया, ये क्या होता है ट्रेकिया, ये देखते हैं आज। सॉरी, लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है इसको देखते हैं, यानी कि ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र, ये रहा हमारा श्वसन तंत्र, ये यहां से ये ट्रेकिया हो गया, ये विंड पाइप। यहां पर क्या मिलता है, सी आकार के छल्ले मिलते हैं, इसके ऊपर मिलता है हमारा ध्वनि यंत्र, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ये हो गया हमारा ध्वनि यंत्र। फिर यहां से जो हमारे फेफड़े होते हैं वो दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, ये रहे हमारे लंग्स। ठीक है, जो उधर वाला फेफड़ा रहता है वो थोड़ा दबा हुआ मिलता है, ये हो क्या गया है, उधर वाला जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा दबा हुआ मिलता है। किस वजह से,
हार्ट ने अपनी जगह बना रखी है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का, ऐसा इस टाइप के हमारे फेफड़े होते हैं। ये अब ये हो गई हमारी विंड पाइप। इस विंड पाइप के यहाँ पर छोटी 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 एयर सैक होती है जो कई भागों में शाखाएं टूटती रहती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई या फिर वायु के थैले। एक फेफड़े में एल्वोलाई कितनी होती है, लगभग 50 लाख। ये जो एल्वोलाई होती है, छोटी छोटी एयर सैक होती है, वायु की थैलियां होती है, ये कितनी होती है, एक फेफड़े में लगभग 50 लाख होती है। तो दो फेफड़ों में कितनी हो गई, 1 करोड़, ठीक है। एक फेफड़ों में लगभग 50 लाख ये एल्वोलाई होती है। यही मेन रूप से इनमें क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन भरी हुई होती है और CO2 का निष्कासन होता है। यदि हम योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर हैवी वर्क करते हैं, तब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन लगभग 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन इसमें भरी जाती है इन फेफड़ों में। इतने ही सभी एल्वोलाई जो एयर सैक होते हैं, वायु के थैले होते हैं, ये पूर्ण रूप से कवर हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ध्वनि यंत्र। ध्वनि यंत्र ये वाला है, ये क्या कार्य करता है, मेरी जितनी भी आवाज निकल रही है ये किससे निकल रही है, इस ध्वनि यंत्र से निकल रही है। अगर मेरा गला खराब हो जाएगा, मेरी जबान सही रहेगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। जबान क्या करती है, शब्दों का निर्माण करती है। कभी कभी हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, तो हमारा गला नहीं अटकता है, हमारी जबान अटक जाती है, ठीक है। तो हमारी जो जबान होती है वो शब्दों का निर्माण करती है। हमारा जो गला होता है, हमारा ध्वनि यंत्र होता है, यहाँ से हमारी आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर ये गला खराब हो जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन किसी की जबान खराब हो जाती है, या कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो सिर्फ चिल्ला पाता है, वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उसकी जबान खराब है। उसकी जो जबान होती है वो शब्दों का निर्माण नहीं कर पाती है। तो ध्वनि यंत्र जो होता है वो लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा अलग होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर मिलता है लड़कों के गले में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल हो गया। ये एडम्स एप्पल किस कार्य करता है, जब जन्म लेते समय लड़के और लड़की दोनों की आवाज सेम रहती है। जब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है लड़कों में 14 से 16 वर्ष की आयु में, तब उनके गले में एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। और इसी एडम्स एप्पल की वजह से लड़कों की जो आवाज होती है वो भारी होती है, कम तारत्व वाली होती है, चुभती नहीं है। लड़कियों में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बाद उनकी जो आवाज होती है वो और भी पतली हो जाती है, वो हाई पिच साउंड होता है, और हाई पिच साउंड हमेशा लीडरों को दिया जाता है। इसलिए लड़कियों की जो आवाज होती है, उनका जो साउंड होता है वो हाई पिच साउंड होता है, ठीक है। और लड़कों की जो आवाज होती है वो लो पिच साउंड होता है। उनकी जो आवाज होती है वो भारी होती है, मोटी होती है। लड़कियों की जो आवाज होती है वो सुरीली होती है, पतली होती है। किस वजह से, बायोलॉजिकल डिफरेंस है इस एडम्स एप्पल की वजह से। ये एक स्ट्रक्चर लड़कों के गले में मिलता है तब जब उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है 14 से 16 वर्ष की आयु के बाद। तो ये हो गया हमारा ध्वनि यंत्र, एडम्स एप्पल। इसमें कोई संरचना मिलती है पुरुषों के गले में, वो भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे ट्रेकिया। ये ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया में क्या मिलता है, वायु यंत्र ये हमारा वायु मार्ग होता है। इसमें वायु प्रवेश करती है। यहाँ पर अर्धद्रवित यानी कि कार्टिलेज के उपास्थि के बने हुए सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार यहाँ पर छल्ले मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार छल्ले मिलते हैं। किस वजह से मिलते हैं ये छल्ले, ये बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए ये छल्ले मिलते हैं हमें। ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर हमारा जब भी हम यहाँ पर हम टच करके देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है नलिकानुमा। वो क्या होता है, वो यही कार्टिलेज के बने छल्ले मिलते हैं जो इस विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया की रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे कि हमारा किसी ने गला दबा दिया तो ये जो छल्ले होते हैं ये कोशिश करेंगे कि हम इस ट्रेकिया की रक्षा करें। लेकिन किसी ने ज्यादा ही गला दबा दिया तो ये हड्डियों के तो बने नहीं होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, तो ये टूट भी सकते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है कि बाहरी आक्रमण से बचाने का काम होता है। ये जो छल्ले होते हैं
कार्टिलेज के ये क्या करते हैं, बाहरी आक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से हमारे अंदर जाए, बाहरी आक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर। अब आती है हमारे मेन रूप से हमारे फेफड़े। ये फेफड़े क्या कार्य करते हैं, फेफड़े कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करते हैं। मनुष्य में 2 फेफड़े मिलते हैं और इनमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। ये ही मेन रूप से क्या करते हैं, इनमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई क्या करती है, इनमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है, इनमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन भरी हुई मिलती है, ठीक है। इनमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है। फिर क्या करते हैं, इनमें कुछ बीमारियां भी उत्पन्न होती है। किस वजह से, जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के जो एल्वोलाई होते हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं और शरीर में फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि मेन रूप से जो ऑक्सीजन जहां पर रहती है वो किन में रहती है, एल्वोलाई में होती है, इन्हीं एयर सैक में होती है, ठीक है। तो ये एयर सैक क्या करते हैं, और याद रखना एक फेफड़े में लगभग कितने एयर सैक होते हैं, 50 लाख एयर सैक होते हैं। यानी कि 50 लाख ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक फेफड़े में कितने मिलते हैं, लगभग 50 लाख एल्वोलाई मिलते हैं, एल्वोलाई मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया, एक फेफड़े में लगभग 50 लाख एल्वोलाई मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि यही सारे फेफड़े और यही ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन कैसे करती है, ऊर्जा कैसे बनाती है। तो अब यहां पर देखेंगे हम गैसों का परिवहन, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है ग्लूकोज में मिलती है, ठीक है। हमने श्वास ली नाक से श्वास लेने के बाद श्वास कहां पर गई, ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया में जाने के बाद हमारे फेफड़ों में चली गई, फेफड़ों में जाने के बाद फिर सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, मेन रूप से हमारा हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जहां पर भी हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत होती है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऊर्जा को ले जाता है और उसी जगह पर छोड़ देता है जहां पर हमें ऊर्जा की जरूरत हो रही है। जैसे कि मैं लिख रही हूं तो मेरी उंगलियों में ऊर्जा की जरूरत हो रही है, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन के 8 अणु लिए, ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को फिर मेरी उंगलियों में पहुंचाया, यहाँ पर ऑक्सीजन करवाया, ग्लूकोज का दहन किया और मुझे मेरी उंगलियों में ऊर्जा मिली। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ, या फिर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बॉन्ड बनाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाता है, अस्थायी बंध बनाता है, ठीक है, अस्थायी बंध बनाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बंध बनाता है। और याद रखना जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। वो क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो स्थायी बंध होता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व बन जाता है, एक ऐसा बंध बन जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो एक स्थायी बंध बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है तो वो हमें हानिकारक सिम्टम्स देती है, हानिकारक गैस होती है, अत्यधिक हानिकारक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अत्यधिक हानिकारक गैस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सिर दर्द होता है, उल्टी मितली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी हम सफर में जाते हैं या फिर ट्रेवलिंग करते हैं, बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो उनकी जो छत होती है वो छोटी होती है, हमें सफोकेशन महसूस होता है। उसमें होता क्या है, बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और एक अस्थायी बंध का निर्माण करेगी, स्थायी बंध का निर्माण करेगी। उसके बाद होगा क्या, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। इसीलिए
हमें उल्टी महसूस, उल्टी आती है। उल्टी ही जब भी हम बस में बैठते हैं तो हमें उल्टी क्यों आती है? क्योंकि बड़ी मात्रा में वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये एक अस्थायी बंध होता है, जैसे कि गले को भी ऊर्जा की जरूरत हो रही है तो मेरा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में से लेकर आएगा और गले तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ऑक्सीजन के 8 अणु यहाँ पर छोड़ दिए, फिर चला गया। फिर यदि मेरे हाथों को जरूरत हो रही है ऑक्सीजन की तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, मेरे हाथों में छोड़कर चले जाएगा। एक बार में हीमोग्लोबिन कितने अणु देता है, तो एक बार में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के 8 अणु लेकर आता है, वो ऑक्सीजन के 8 अणु लेकर आता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसकी कमी से भी हमें रोग होते हैं। कौन कौन से? हीमोग्लोबिन में मिलता क्या क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन की यदि हमें कमी भी होती है, हीमोग्लोबिन ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, मिलता किसमें है? आरबीसी में मिलता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रोग होता है इसकी कमी से हमें एनीमिया। एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो एनीमिया रोग होता है वो किस किस की वजह से होता है? पहला तो हो गया विटामिन B12 की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी कब आती है? जब शरीर में विटामिन B12 ना होगा। दूसरा आयरन नहीं होगा, यदि आयरन की कमी होगी तब भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तीसरा फोलिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड। एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन की कमी किन किन कारण से होती है? विटामिन B12 की वजह से, आयरन की वजह से और फोलिक एसिड की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड की वजह से, जिसे हम बोलते हैं विटामिन B9। B9 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, B12 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इन तीनों में से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का दहन, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो ग्लूकोज का दहन भी नहीं होगा। यदि ग्लूकोज का दहन नहीं हुआ तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। याद रखना, कभी किसी महिला को, आमतौर पर महिला को हीमोग्लोबिन की कमी अत्यधिक फील होती है, अत्यधिक महसूस होती है, जिसके कारण उन्हें नींद ज्यादा आने लग जाती है। कभी चिड़चिड़े हो सकता है कि दूसरों को वो चिड़चिड़ी लगे। किस वजह से? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी आती है। हीमोग्लोबिन की कमी क्यों आती है? हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसमें बड़ी मात्रा में उनका ब्लड लॉस हो जाता है। उस वजह से उसमें विटामिन B9, फोलिक एसिड, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स सब बहते हैं उस ब्लड में। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनमें बड़ी मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें हीमोग्लोबिन की कमी अत्यधिक मिलती है। हीमोग्लोबिन की कमी किस किस की वजह से मिलती है? विटामिन B12, आयरन और विटामिन B9। ठीक है, तो यह हो गया हमारा हीमोग्लोबिन और गैसों का परिवहन। कुछ इस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है। तो हमने कल से क्या देखा है कि श्वसन तंत्र क्या होता है, फिर श्वसन तंत्र के हमने प्रकार देख लिए थे कि प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं श्वसन तंत्र के। पहला तो हो गया हमारा ऑक्सी श्वसन, दूसरा हो गया हमारा अनॉक्सी श्वसन। ये प्रकार देख लिए थे। बाह्य श्वसन क्या होता है कि गैसों का फेफड़ों में आना और जाना, ये बाह्य श्वसन हो गया। फिर फेफड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में आता है और जाता है, उसे हम बोलते हैं अंतः श्वसन। फिर गैसों का परिवहन देख लिया। उसके बाद हमने मनुष्य का श्वसन तंत्र भी देखा है, उसमें गैसों का परिवहन देखा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, ये भी हमने देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्लास को देखते रहिएगा।